Hello, welcome to the Cartographia IS, a revolution in Indian education. I am Kirti and I will be dealing with the economic question series in this lecture. इसमें हम पिछली वाली सीरीज को कंटिन्यू करेंगे. बिफोर स्टार्टिंग, कार्टोग्राफिया IS आपके लिए यूनिक टेक्निक यूज़ करता है, दैट इज बुक टू मैप टेक्निक. इसमें आपको कुछ भी रटना नहीं पड़ेगा और आपका पूरा सिलेबस मैप के जरिए कवर कर दिया जाएगा. And also we will use your photogenic memory so that only you have to understand the things, not mug it up. Cartographia IS आपके लिए UPSC 5 मिनट स्टडी नोट्स लाया है which provides your written guarantee of 30 question, and also we have begun with the UPPCS 60 days crash course which provides your written guarantee of 90 questions. So hurry up, join this course and don't be late. तो फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस के साथ. Consider the following statement in respect of trade-related analysis of fauna and flora in commerce. First is traffic is a bureau under the United Nations Environment Program. Second is the mission of traffic is to ensure that the trade in wild plants and animal is not threat to the conservation of nature. देखिए जो ट्रैफिक है ना एक ब्यूरो है, ठीक है, ये UNEP के अंदर नहीं आता. ये आपको अच्छे से याद रखना है कि ये यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के अंदर नहीं आता. ये बेसिकली डील किस में करता है कि जब भी हम किसी प्लांट और एनिमल का ट्रेड करते हैं, जैसे हमें पता है कि हम प्लांट से या एनिमल से किसी मेडिसिन बनाने के लिए, एक्सट्रैक्ट करने के लिए उनका यूज़ किया जाता है, तो ऐसा नहीं कि हमको ओवर यूज़ करने लग जाए, उनको एक्सप्लॉइट करने लग जाए और उनका कंजर्वेशन स्टेटस पे ही क्वेश्चन मार्क लग जाए. फाइन, तो इट मेक श्योर दैट द कंजर्वेशन स्टेटस इज मेंटेन. फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के अंदर नहीं है. इसको गवर्न के लिए करने के लिए एक ट्रैफिक कमेटी है. इसके लिए गवर्न करने के लिए एक्सक्लूसिवली एक ट्रैफिक कमेटी है जो साथ साथ WWF एंड IUCN के काम करती है. इसकी पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन इज WWF एंड IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड. फाइन, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है एक्सक्लूसिवली इससे करती है कि वाइल्ड लाइफ का जो ट्रेड है वो मेक श्योर इस तरीके से हो कि ताकि उसके कंजर्वेशन स्टेटस पे थ्रेट न लग जाए. ये स्टैब्लिश कब हुआ था? 1976 में हुआ था. एंड इट ऑल्सो वर्क्स इन क्लोज कोऑपरेशन विथ सेक्रेटरिएट ऑफ साइट्स. ठीक है, सेक्रेटरिएट ऑफ साइट्स दैट इज कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना. फाइन, तो इसके सेक्रेटरी के साथ ये साथ में काम करती है और बेसिकली एम ये है कि प्लांट्स और एनिमल का ओवर एक्सप्लॉइटेशन ना हो, उनका कंजर्वेशन कंटिन्यू रहे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टर्म एमस्ट्रिप्स इज समटाइम्स सीन इन द न्यूज इन द कंटेक्स्ट ऑफ फर्स्ट इज कैप्टिव ब्रीडिंग ऑफ वाइल्ड फौना, सेकेंड इज मेंटेनेंस ऑफ टाइगर रिजर्व, थर्ड इज इंडिजीनियस सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है ये, और फोर्थ है सिक्योरिटी ऑफ नेशनल हाईवे. तो इसमें पूछा गया है कि जो एमस्ट्रिप्स है किसके बारे में बात करता है. देखिए, अगर हम स्ट्रिप्स के बारे में बात करें तो हम जनरली देखते हैं टाइगर के ऊपर से स्ट्रिप्स बने हुए होते हैं. ये एम स्ट्रिप्स वहीं से डिराइव किया हुआ है. तो इसका मेन एम है मेंटेनेंस ऑफ टाइगर रिजर्व्स. हम खुद भी जानते हैं कि वर्ल्ड में और स्पेशली इंडिया में तो टाइगर की पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है. तो ये एम स्ट्रिप वहीं से ओरिजिन हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा. तो एम स्ट्रिप्स का फुल फॉर्म है मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस. ये एक सॉफ्टवेयर मॉनिटरिंग सिस्टम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा जो 2010 में आया था. तभी आप देखते हैं कि उसके बाद से 2010 के बाद से जब 2014 का भी स्टैटिस्टिक्स आया, 2018 का भी स्टैटिस्टिक्स आया, तो उसमें बताया गया था कि टाइगर की पॉपुलेशन अब इम्प्रूव हो रही है, अब ज़्यादा नंबर ऑफ टाइगर्स है. तो इसके बाद से थोड़े से चेक्स एंड बैलेंसेस रखे गए हैं. इसका मेन एम ये होता है कि जो रिड्यूस करना है थ्रेट टू द टाइगर्स एंड मेक श्योर कि उनका टाइगर रिजर्व्स का भी मेंटेनेंस प्रॉपरली होता रहे. अब अगला क्वेश्चन देखते हैं. ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन यू फाइंड आउट द BE स्टार लेबल. BE स्टार लेबल तो हम अपने घर में भी देखते हैं, कभी कभी हम फ्रिज पे देखते हैं या ओवन पे देखते हैं, वॉशिंग मशीन्स पे देखते हैं. ऐसा एक टैग लगा होता है, वहाँ पे स्टार्स बने हुए होते हैं. तो वो बताते हैं कि हमारा प्रोडक्ट कितना एनर्जी एफिशिएंट है, मतलब कम एनर्जी यूज़ करके, कम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करके बेटर फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है. तो ये जो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो स्टार लेबल प्रोवाइड करती है. तो ये कहाँ कहाँ पे दिखता है? सीलिंग फैन पे, इलेक्ट्रिक गीज़र पे और टेबल वाले जो फ्लोरेसेंट लैम्प्स होते हैं उस पर दिखता है. देखिए तीनों पे ही मिलता है. ठीक है, ये तीनों पे ही मिलता है. अब आगे देखते हैं
कि ये होता क्या है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, ये स्टार लेबर है। और आपको एक और चीज़ याद रखनी है कि रिसेंटली किसको मिला है। पहले ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है क्योंकि प्रीलिम्स में रीसेंट डेवलपमेंट पूछे जाते हैं। तो 2020 में डीप फ्रीजर एंड लाइट कमर्शियल एयर कंडीशनर को प्रोवाइडेड था। अभी ये बी है क्या, इसका मेन नेम ये है कि जो स्टैंडर्ड और लेबलिंग प्रोग्राम है जो कंज्यूमर को चॉइस देता है, उनको नॉलेज देता है कि उनका प्रोडक्ट कितना एनर्जी सेविंग है, ताकि उनकी कॉस्ट बची रह सके, वो अपनी एनर्जी को सेव कर सके, अपने घर पे जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है उसको कम कर सके। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इंटरनेशनल सोलर अलायंस वॉज लॉन्च्ड एट UNFCCC 2015। जो ये अलायंस है, ये जो अलायंस है इंटरनेशनल सोलर अलायंस इंक्लूड्स ऑल द मेंबर कंट्रीज ऑफ UN। देखिए जहाँ पे भी ऐसा ऑल आ जाए ना, अब हम सबको पता है UN सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, तो ये कह रहा है कि सारी UN की मेंबर कंट्रीज आर द पार्ट ऑफ दिस इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो इसके बारे में आपको प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने बताया था कि ये फ्रांस और इंडिया का फाउंडेशन, इनका इनिशिएटिव था, इन्होंने फाउंडिंग मेंबर्स थे। ये जब पेरिस समिट हुई थी 2015 में UNFCCC की जो पेरिस समिट हुई थी 2015 में, वहाँ पे इसका ओरिजिन हुआ था। तो पहला ऑप्शन तो सही है और दूसरा ऑप्शन कि सारी मेंबर कंट्रीज ऑफ द UN इज पार्ट ऑफ इट, तो ये गलत है। तो आंसर इज 1 ओनली। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जो SDG है, जो आप हमेशा न्यूज़ में सुनते रहोगे, SDG दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स वर फर्स्ट प्रपोज्ड इन 1972 बाय अ ग्लोबल थिंक टैंक जिसका नाम है क्लब ऑफ रोम। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैव टू बी अचीव बाय 2030। देखिए ये ऑप्शन तो सही है क्योंकि ये 2015 में SDG स्टार्ट हुआ था 2015 में, और ये 30 तक हमारे पास गोल्स हैं। 17 गोल्स हैं, 169 टारगेट्स हैं इसके अंदर, SDG के अंदर 17 गोल्स हैं, 169 टारगेट्स हैं जिनको 2030 तक अचीव करना है, ठीक है। पर इसका ओरिजिन क्लब ऑफ रोम में 1972 में नहीं हुआ था, इसका ओरिजिन हुआ था 2015 में। और इससे पहले हमारे पास मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स थे जो हमारे 2001 से लेकर 2015 तक चले थे। फाइन, आगे देखते हैं। द फर्स्ट रिपोर्ट ऑफ क्लब ऑफ रोम वॉज द फेमस, उसमें फेमस बुक लॉन्च हुई थी जिसका नाम था लिमिट टू ग्रोथ। इसमें बात किया गया था कि जो हमारे एनवायरनमेंट में हमारे आसपास जो रिसोर्सेज है ना वो तो लिमिटेड है, फाइनाइट रिसोर्सेज है, और ह्यूमन की नीड्स तो अनलिमिटेड है। तो हमें अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट और पॉपुलेशन को ग्रोथ इस तरीके से करना चाहिए कि जो रिसोर्सेज है उसका एक्सप्लॉयटेशन कहीं ज़्यादा ना हो जाए और हमारा डेवलपमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास होना चाहिए। फाइन, एनवायरनमेंट और ह्यूमन बीइंग ताकि कोएग्जिस्ट कर पाए इस प्लैनेट पे। पर साथ ही साथ हमें ये भी देखना है कि इसमें कहीं भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की गई है पर गोल्स की बात नहीं की गई थी। ये स्टार्टिंग ही SDG स्टार्ट हुआ था 2015 से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। अब डेजर्टिफिकेशन क्या होता है? डेजर्ट हम सब जानते हैं, रेतीली मिट्टी होती है जिसमें प्लांट्स ग्रो नहीं करते। अब देखिए एक ऐसा लैंड है जहाँ पे अच्छे खासे प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं, बट बिकॉज ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटीज़, बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज, अब उसका लैंड इस तरीके से ऐसा अनफर्टाइल हो सका है ताकि उस पर ये प्लांट्स ग्रो नहीं कर सकते। तो ह्यूमन बींग्स की एक्टिविटीज़ के कारण, क्लाइमेट चेंज के कारण ये लैंड इनफर्टाइल हो गया, अब इस पर प्लांट्स नहीं ग्रो करते। ऐसा लैंड, ऐसा बैड लैंड, डिग्रेडेड लैंड एक्सपेंड करता जा रहा है, अब उस पर प्लांट्स ग्रो नहीं कर रहे, तो वो डेजर्ट लाइक कंडीशन ही क्रिएट हो रहा है कि अब यहाँ पे प्लांट्स नहीं ग्रो कर रहे, ठीक है। यही है डेजर्टिफिकेशन। तो बिकॉज ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो ग्रीन एरिया है, ठीक है, हरा एरिया है, अब वो डेजर्ट की तरफ कन्वर्ट होता जा रहा है। ऐसा लैंड इंक्रीज होता जा रहा है जहाँ पे प्लांट्स कम ग्रो कर रहे हैं। अब देखते हैं इट एम्स टू प्रमोट इफेक्टिव एक्शन थ्रू इनोवेटिव नेशनल प्रोग्राम एंड सपोर्टिव इंटरनेशनल पार्टनरशिप। इट हैज़ अ स्पेशल एंड पर्टिकुलर फोकस टू साउथ एशिया और नॉर्थ अफ्रीका में, ठीक है, और इसी को मेजर रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं। तीसरा ऑप्शन है कि ये कमिटेड है बॉटम अप अप्रोच के लिए ताकि लोकल पीपल का भी इसमें पार्टिसिपेशन हो। देखिए आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि इसका स्पेशल ये जो प्रोग्राम है ये नेशनल और इंटरनेशनल पार्टनरशिप के द्वारा ही बनाया गया है। इसका मेन एम यही है कि हमें जो डेजर्टिफिकेशन को कंट्रोल करना है वो नेशनली और इंटरनेशनली एफर्ट से कंट्रोल करना है।
पर सेकंड ऑप्शन इनकरेक्ट है, ये साउथ एशिया और नॉर्थ अफ्रीका से ही एक्सक्लूसिवली डील करता। इसमें हम देखेंगे कि लैटिन अमेरिकन की कंट्रीज़ है, यूरोप की कंट्रीज़ हैं, तो साउथ एशिया और नॉर्थ अफ्रीका से ज़्यादा स्पेशल फोकस इसमें नहीं है। तीसरा ये है कि बॉटम अप अप्रोच पे बिलीव करता है। देखिए 2 टाइप की अप्रोच होती है, एक टॉप डाउन और एक होती है बॉटम अप। फाइन, देखो टॉप डाउन अप्रोच क्या होती है कि जो सेंट्रल से इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे उनको रूल्स को फॉलो करना इज कंपल्सरीली, ठीक है। तो लोकल अथॉरिटी को, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट को, पंचायत म्यूनिसिपैलिटीज़ को इंस्ट्रक्शंस देगी, उनको ये फॉलो करने ही करने हैं। पर बॉटम अप अप्रोच में क्या होता है, लोकल अथॉरिटी अपने लेवल पे काम करेगी और सेंट्रल लेवल जस्ट उसको मॉनिटर करेगा कि हाँ इसका काम सही से हो रहा है, और सेंट्रल गवर्नमेंट जस्ट ओवरसी करेगा कि लोकल गवर्नमेंट का काम है ये, उनको ये करने दो। तो बॉटम अप जैसे डेजर्टिफिकेशन में भी ये होता है कि लोकल पीपल इज मेकिंग द पार्टिसिपेशन, इज मेकिंग द एक्टिविटीज़, ताकि ये डेजर्टिफिकेशन कंट्रोल हो, एनवायरनमेंट को इस तरीके से कंट्रोल किया जाए, इस तरीके से उस पर एक्टिविटीज़ की जाए कि ताकि आसपास वाला एरिया पोल्यूटेड ना हो और साथ ही साथ लैंड भी फर्टाइल रहे। तो देखते हैं, ये जो कन्वेंशन है स्टैब्लिश हुई थी 1994 में, और ये सोल लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल अग्रीमेंट है लिंकिंग एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट टू सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट। तो लैंड का इस तरीके से मैनेजमेंट हो कि वो फर्टाइल ही रहे, उसको ओवर एक्सप्लॉयटेशन ना किया जाए, ताकि आगे तो वो प्लांट्स ग्रो करने के लिए लायक ही ना रहे। ऐसा नहीं करना है, हमको सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट करना है। फाइन, इसके साथ साथ हमें ये भी देखना है कि इसमें 5 रीजनल इम्प्लीमेंटेशन एनेक्सेस हैं, जो मैंने अभी आपको बताया था। एक तो एनेक्स 1 है जो अफ्रीका से डील करता है, एनेक्स 2 एशिया से करता है, एनेक्स 3 लैटिन अमेरिका एंड कैरेबियन से करता है, एनेक्स 4 नॉर्दर्न मेडिटेरियन से करता है, एनेक्स 5 सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप से करता है। फाइन, और ये बिलीव करता है बॉटम अप अप्रोच, तो एंकरेज करता है पार्टिसिपेशन ऑफ लोकल पीपल इन कॉम्बैटिंग डेजर्टिफिकेशन और लैंड डिग्रेडेशन। जो लैंड खराब हो रहा है, डेजर्ट की तरह बनता जा रहा है, लोकल पीपल को एक्शंस लेने हैं ताकि ऐसी एक्टिविटीज़ को रोका जाए। अगला क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू द एग्रीमेंट एट द UNFCCC मीटिंग इन पेरिस इन 2015 विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। देखिए हम सबको पता है UNFCCC जो समिट है, ठीक है, ये कब हुई थी 2015 में, और इसको पेरिस डील भी कहते हैं, पेरिस समिट भी कहते हैं। फाइन, तो अब इसमें पूछा क्या है, जो अग्रीमेंट है वो साइन किया गया था ऑल द मेंबर कंट्रीज ऑफ UN एंड इट विल गो इनटू इफेक्ट इन 2017। नो, मैंने अभी भी आपको बताया कि जहाँ पे भी ऐसा लिखा हुआ है ना कि ऑल द मेंबर ऑफ UN, सब UN के मेंबर्स इसके पार्टिसिपेंट है, ऐसा नहीं है। तो पहला ऑप्शन वहीं पे वापस गलत हो गया। सेकेंड ऑप्शन है, एग्रीमेंट एम्स टू लिमिट द ग्रीन हाउस गैस एमिशन सो दैट द राइज इन एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर बाय द एंड ऑफ दिस सेंचुरी डज नॉट एक्सीड 2 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए इस एग्रीमेंट का, इसमें हम जब भी ये समिट भी आता तो हमने पढ़ा था कि इस एग्रीमेंट में ये बात करी गई है कि जो अर्थ का टेम्परेचर है तो 21st सेंचुरी में 2 डिग्री से ज़्यादा इंक्रीज ना हो। टेम्परेचर तो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, तो कंट्रीज़ को एफर्ट्स डालने, सारी कंट्रीज़ को ऐसे एफर्ट्स डालने कि 2 डिग्री से ज़्यादा, 2 डिग्री से ज़्यादा सेंटीग्रेड से टेम्परेचर ज़्यादा इंक्रीज ना हो। फाइन, तो सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। थर्ड इज, डेवलप कंट्रीज हिस्टोरिक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है कि उन्होंने ग्लोबल वार्मिंग किया है, और वो डोनेट करती है $100 बिलियन एवरी ईयर फ्रॉम 2020 टू डेवलपिंग कंट्रीज, ताकि वो क्लाइमेट चेंज के साथ कोप अप कर पाए। देखिए ये 100 बिलियन नहीं कहा था इन्होंने, 1000 बिलियन नहीं कहा था, 100 बिलियन कहा था कि वो डोनेट करेगी 2020 से, ताकि डेवलपिंग कंट्रीज कोप अप कर पाए। तो आंसर इज C, 2 and 3 ओनली, फर्स्ट इज रॉन्ग। फाइन, अब आगे देखते हैं, विथ रेफरेंस टू द एजेंडा 21 सीन इन द न्यूज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। It is a global action plan for the sustainable development. Second is, it originated in the World Summit on Sustainable Development held in Johannesburg in 2002. देखिए ये जो एजेंडा 21 है ना, जैसे भी आपको मैंने एक बताया था 2015 में हमारी पेरिस समिट हुई थी, ऐसे ही 1992 में एक समिट हुई थी जिसके अंदर एजेंडा 21 का फॉर्मेशन हुआ था। तो ये 2002 वाला स्टेटमेंट रॉन्ग है, ये जोहान्सबर्ग वाली समिट से नहीं हुआ था। पहला एक्शन ये ग्लोबल एक्शन प्लान है फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यस ये सही है, बिकॉज एजेंडा 21 ने ये बताया था। एजेंडा 21 में 21 का मतलब ये कि 21st सेंचुरी, तब जब ये 20th सेंचुरी एंड हो रही है तो कंट्रीज ने डिसाइड किया कि सतत विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट 21st सेंचुरी में किस तरीके से किया जाएगा, और उसके लिए एजेंडा इन्होंने इस डॉक्यूमेंट में लिखा था।
Agenda 21 is a global action plan for sustainable development in the 21st century. इसे अर्थ समिट भी कहते हैं और इस समिट का नाम था यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट और ये रियो दी जेनेरियो में ब्राजील में हुई थी 1992 में। फाइन। अब अगला क्वेश्चन है ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल, ये क्या है? ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल, फर्स्ट ऑप्शन इज इट इज एन इंटरनेशनल अकाउंटिंग टूल फॉर गवर्नमेंट एंड बिजनेस लीडर टू अंडरस्टैंड, क्वांटिफाई, मैनेज ग्रीन हाउस गैस एमिशन। सेकेंड ऑप्शन इज इनिशिएटिव ऑफ द यूएन टू ऑफर फाइनेंशियल इंसेंटिव टू डेवलपिंग कंट्रीज ताकि वो ग्रीन हाउस गैस एमिशन से रिड्यूस कर सकें और इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करें। ये गलत है। इंटर गवर्नमेंट एग्रीमेंट है रेटिफाइड बाय द ऑल मेंबर कंट्रीज ऑफ द यूएन। मैंने जैसे कहा था ना कि ऐसा आ जाए कि सारी कंट्रीज यूएन की, वो तो ऑप्शन वहीं पे गलत हो जाता है और सारी कंट्रीज रेटिफाई करते हैं, ये तो बहुत रेयर है, तो ये ऑप्शन तो वहीं पे गलत। इट इज़ वन ऑफ द मल्टीलैटरल RED इनिशिएटिव होस्टेड बाय द वर्ल्ड बैंक, ठीक है, ये गलत है। अब ये जो इंटरनेशनल ये बात करी गई है ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल की, ये एक इंटरनेशनल अकाउंटिंग टूल है जिसमें गवर्नमेंट और बिजनेस लीडर अंडरस्टैंड करते हैं, मैनेज करते हैं और बताते हैं कि ग्रीन हाउस एमिशन कितना हुआ है। अब देखते हैं, ये एक इंटरनेशनल अकाउंटिंग सिस्टम है जो रिपोर्ट करता है, स्टैंडर्ड सेक्टर्स को गाइडेंस करता है, कैलकुलेट करता है कि कितना ग्रीन हाउस गैस का एमिशन हुआ है और बिजनेस और गवर्नमेंट को ट्रेन करता है ताकि इसका एमिशन कम से कम हो पाए। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज the term intended nationally determined contribution is sometimes seen in the news in the context of, आप कई बार न्यूज़ में देखते हैं INDC आता है। INDC मतलब इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन। इसका सिंपल मीनिंग अगर मैं आपको बताऊं कि पेरिस समिट में हर कंट्री ने बताया था कि वो कितना टेम्परेचर रिडक्शन करने के लिए टारगेट्स रख रहे हैं, तो नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन है। इंटरनेशनली फोर्स नहीं किया है, हर कंट्री वॉलंटरली बता रही है कि वो कितना टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए एफर्ट्स लेंगे। फाइन। और ये कब हुआ था? पेरिस समिट में। अब आगे देखते हैं ऑप्शन क्या है। प्लेज मेड बाय द यूरोपियन कंट्रीज टू रिहेबिलिटेट रिफ्यूजीज फ्रॉम द वॉर अफेक्टेड मिडल ईस्ट, ये गलत है। प्लान ऑफ एक्शन आउटलाइन बाय द कंट्रीज ऑफ वर्ल्ड टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज, येस करेक्ट है। ग्रीन हाउस गैसेस कंट्रोल होगी तभी तो क्लाइमेट चेंज को हम कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट इज कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय द मेंबर कंट्रीज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, नो। एंड नेक्स्ट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के लिए एक्शंस है, नहीं। तो मैंने जैसे आपको बताया प्लान ऑफ एक्शंस आउटलाइन बाय द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज, ठीक है। और ये कब आया था? 2015 में जो पेरिस समिट हुई थी उससे ओरिजिन हुआ था। ये प्राइमरीली क्या है? एक मीन्स है गवर्नमेंट द्वारा बताने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए कि इंटरनेशनली वो बताएंगे कि उनकी कंट्री के एमिशन रिड्यूस, कार्बन एमिशन रिडक्शन के लिए, ग्रीन हाउस रिडक्शन के लिए कितने टारगेट्स उन्होंने सेट किए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? प्रॉपर डिजाइन एंड इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ UN REDD+ program can significantly contribute to protection of biodiversity, resilience of forest ecosystem and next is poverty reduction। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर हमने UN REDD+ को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट किया तो उसके आउटकम्स क्या होंगे कि बायोडाइवर्सिटी का प्रोटेक्शन होगा, पॉवर्टी रिडक्शन होगा और फॉरेस्ट इकोसिस्टम प्रॉपरली फंक्शन करेगा। अब देखिए REDD+ क्या है? जैसे मैंने अभी आपको बताया डेजर्टिफिकेशन, अभी मैंने आपको बताया डेजर्टिफिकेशन जिसमें ऐसा एरिया जो ग्रीन एरिया है वो बैडलैंड में कन्वर्ट होता जा रहा है। फाइन, बिकॉज हमने उसको तरीके से उस पर ग्रोथ नहीं की थी प्लांट्स की और उनको गलत तरीके से यूसेज किया, इससे सॉइल की फर्टिलिटी गिर गई और अब वहाँ पे ट्रीज ग्रो नहीं कर रहे, तो वो एरिया एक डेजर्ट लाइक एरिया बन गया, बैडलैंड बन गया। सेम चीज़ REDD+ में क्या है? REDD+ में ये अफॉरेस्टेशन कर रहे हैं और ज़्यादा ट्रीज का ग्रोथ कर रहे हैं। अब देखिए अगर हमने ट्रीज का ग्रोथ करा तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट क्या होगा? बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्ट होगी, साथ ही साथ इकोसिस्टम, फॉरेस्ट इकोसिस्टम प्रोटेक्ट होगा, साथ ही साथ जो आसपास वाली लोकल कम्युनिटी है, ट्राइबल कम्युनिटी है, उसको रिसोर्सेज मिलेंगे उस फॉरेस्ट लैंड से, करेक्ट। तो रिसोर्सेज मिलने से पॉवर्टी रिडक्शन होगा ऑफ द ट्राइबल कम्युनिटी। तो आंसर इज D 1, 2, 3। एक बार देख लेते हैं ये जो REDD+ ऑर्गेनाइजेशन है ना, इसका किसका प्रोग्राम है? ये
फाओ का है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का है, यूएनडीपी का है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का, और यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम का। तो फाओ, यूएनडीपी और यूएनईपी, फाइन। और इसका एम है कि एमिशन जो है ग्रीन हाउस गैसेस का वो रिडक्शन करना और फॉरेस्ट डिग्रेडेशन को कंट्रोल करना, ठीक है। और साथ ही साथ ये ज़्यादा से ज़्यादा स्टेप्स लेंगे ताकि रिफॉरेस्टेशन हो। इसमें हम देखते हैं कि इसका सोशल स्टैंडर्ड्स क्या है, पॉवर्टी और जेंडर दोनों को। देखो ट्राइबल कम्युनिटी जब रिसोर्सेज लेंगे तो बेसिकली रिसोर्सेज ये यहाँ से लेने के लिए फॉरेस्ट से कौन जाती है, वुमेन, तो वुमेन के लिए भी बेटर कंडीशंस होंगी, फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज with reference to the initiative called the economies of ecosystems and biodiversity, जिसको तीप कहते हैं, the economies of ecosystem and biodiversity, which of the following statement are correct? first, ये जो इनिशिएटिव है ये यूएनईपी, आईएमएफ और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF इसका इनिशिएटिव है। सेकेंड ऑप्शन है कि ये जो इनिशिएटिव है ग्लोबल इनिशिएटिव ये फोकस करता है ताकि इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑफ द बायोडाइवर्सिटी को रियलाइज करा सके। नेक्स्ट चीज है इट प्रेजेंट्स एन अप्रोच दैट कैन हेल्प डिसीजन मेकर रिकॉग्नाइज, डेमोन्स्ट्रेट एंड कैप्चर द वैल्यू ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी। अब देखिए जो ये तीप है ना, द इकोनॉमीज ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी, इसका मेन एम क्या है कि जो हमारे आसपास बायोडाइवर्सिटी इकोनॉमी इकोसिस्टम है उसकी इकोनॉमिक वैल्यू को भी और ओवरऑल वैल्यू को हमें रियलाइज करना है, फाइन। हमें रियलाइज करना है कि आसपास हमारा जो इकोसिस्टम है, बायोडाइवर्सिटी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिकली एज वेल। तो ये वो इस चीज़ के बारे में बात करता है। अब देखते हैं कि ये इनिशिएटिव किसका है। ये इनिशिएटिव है, इट इज़ बेस्ड इन द स्विट्जरलैंड, दैट इज इन द स्विट्जरलैंड इज बेस्ड इन द जेनेवा, और साथ ही साथ ये होस्ट करता है कौन, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, ठीक है, अंडर द इकोनॉमिक्स एंड ट्रेड ब्रांच एंड द डिवीजन ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रीज एंड इकोनॉमिक्स। तो आपको ये याद रखना है कि ये यूएनईपी का फोकस है, यूएनईपी से डील करता है यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, और इसका मेन टैगलाइन क्या है, मेकिंग नेचर्स वैल्यूज विजिबल। तो नेचर की जो वैल्यू है उसको विजिबल कराना, बताना कंट्रीज को कि आसपास आपके जो ट्रीज लगे हुए हैं, बहुत बड़े बड़े ट्रीज लगे होते हैं, कई सालों से लगे हुए रहते हैं, तो लोग क्या करते हैं, घर बनाने के लिए उसको काट देते हैं। तो इसमें क्या बात करा गया कि आसपास तुम्हारे जो नेचर है उसको वैल्यू करो और समझो कि उसकी इकोनॉमिक वैल्यू भी है, फाइन। उम्मीद करती हूँ ये सीरीज आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। इफ़ यू वांट टू जॉइन यूपीएससी UPPCS course and UPSC study notes, so you can contact on this number or you can click on the link in the description box. You can also connect with us on the Twitter, Facebook, Instagram and YouTube. Thank you for watching. Have a nice day.